Hi students, welcome back again. Today we are going to discuss a very important topic, that is Prologue to the Canterbury Tales, which has been written by Geoffrey Chaucer, a prominent writer of 14th century and father of English poetry and father of English literature. तो जॉफ्री चौसर का ये प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स. इसमें 29 पिलग्रिम्स हैं, तीर्थयात्री हैं. दे आर ट्रैवलिंग टू कैंटरबरी टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट. ओके, तो ये जो जर्नी है जहाँ ये लोग जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी हजार्डस, बहुत ही कठिन यात्रा है. सो टू पास द टाइम they decide to tell stories while going 2 stories and while returning 2 stories. So, and it has also the best tale winning a reward. इसमें बताया जाता है कि जो जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा. जब ये लोग टबार्ड इन में पहुंचेंगे, टबार्ड इन एक रुकने की जगह है जहां पर एक बहुत ही शानदार पार्टी दी जाएगी. ठीक है, जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसको. So the prologue provides vivid description of such characters like knight, prioress, monk, the friar. So many characters are there, and these characters represent different social classes of 14th century England. ठीक है? On the other hand, प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स जो है एक सर्व करता है एज बोथ एन इंट्रोडक्शन, एक तरह से एक इंट्रोडक्शन है इस पूरे बुक का, टू हिज ग्रैंड नैरेटिव एंड अ ब्रिलियंट सोशल कमेंट्री ऑन 14th सेंचुरी इंग्लैंड. यानी कंटेम्प्रेरी टाइम जो उस समय का चल रहा है, समकालीन जो समय है 14th सेंचुरी इंग्लैंड का, वो सारा चीज़ उन्होंने दिखाने की ज़बरदस्त कोशिश की है जॉफ्री चौसर ने. एंड इट प्रेजेंट्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, और हर ग्रुप से पिलग्रिम्स को लाया उन्होंने जो कि कैंटरबरी की यात्रा कर रहे हैं. और इसमें उन्होंने सटायर, ह्यूमर, डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने दिखाई है चौसर ने. और विविड पिक्चर ऑफ हिज एरा और कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसको कह सकते हैं कि उस एरा में जो कुछ भी था, ठीक है, एक साफ पिक्चर दिखाया है. यहाँ तक कि उस एरा की जितनी भी जटिलताएं थी, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहते हैं, ठीक है, उसे भी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर और लिटरेरी स्टाइल क्या है. तो प्रोलोग जो है इसे लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में. सोचिए, उस समय ही आयम्बिक पेंटामीटर इंट्रोड्यूस हो गया था और इसमें राइमिंग कपलेट का यूज़ किया गया है. और चौसर ने इसमें मास्टरी दिखाई है मिडिल इंग्लिश वर्स की मदद से. उन्होंने विविड इमेजरी, आयरनी, डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, इन सारी चीज़ों से डिस्क्राइब किया है और रियलिस्टिक बना दिया है पूरे वर्क को. ठीक है, चौसर जो है एक नैरेटिव फ्रेम यहाँ दिखाते हैं, और वो जर्नी जो है जो कैंटरबरी की तरफ लोगों की है, वो एक प्रीटेक्स्ट है, एक ऐसा क्या कह सकते हैं, उसको दिखाया जा सकता है एक स्टोरी टेलिंग का तरीका जो बाद में एक तरह से बहुत सारे आयाम को खोलता है. सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर ओपन व्हेन यू गो इन द 16th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी. तो इंग्लिश लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरी का जब इंट्रोडक्शन हुआ, नैरेटिव टेक्निक का जब इंट्रोडक्शन हुआ, इन सारी चीज़ों का एक तरह से ये बैकग्राउंड था उस समय का. ठीक है, इसने ही इन सारी चीज़ों का बैकग्राउंड दिया है. और स्टोरी टेलिंग कंपटीशन जो है जो पिलग्रिम्स के बीच में होता है, वो एक तरह से बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है चौसर का, ताकि वो पूरे समाज का चित्र जो है हमारे सामने रख सकें. ये जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से वीव आउट किया गया है, एक तरह से बुना गया है मल्टीपल पर्सपेक्टिव के साथ, जिसमें रिचनेस और मिडिएवल लाइफ दोनों को दिखाया गया है कि किस तरह के लोग वहाँ थे, मध्य वर्ग के लोग कैसे थे, निम्न वर्ग के लोग कैसे थे, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे वो कैसे थे. ये सारी चीज़ों को उन्होंने दिखाया. तो स्ट्रक्चर और लिटरेरी स्टाइल बहुत ही ग्रैंड है. यह एक सोशल सटायर है, आलोचना भी की गई है समाज की, कैरेक्टराइजेशन को दिखाया गया है. तो ये प्रोलोग जो है एक सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक मिनिएचर पोर्ट्रेट गैलरी है.
यानी एक ऐसी पोर्ट्रेट गैलरी जहां पर सबका चित्र दिखाया गया है ताकि मिडिएवल सोसाइटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जा सके। वहाँ पर नोबिलिटी क्या थी, पेजेंट्री क्या थी, यानी उच्च वर्ग के लोग कैसे थे और निम्न वर्ग के लोग कैसे थे, किसान कैसे थे, ये सारी चीज़ें चौसर ने प्रेजेंट की है हर एक कैरेक्टर की मदद से, जिसमें रियलिज्म भी दिखाई पड़ता है, वास्तविकता भी दिखाई पड़ती है और आयरनी भी है इसमें, ठीक है, विडंबना जिसको हम कहते हैं। और उन्होंने वर्च्यूज एंड फ्लॉज दोनों दिखाया है, इसमें जो गुण थे और जो कमियां थी ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे द नाइट एक मॉडल है ऑफ शिवैलरी, वीरता का, शौर्य का, वह एक मॉडल है सम्मान का, मॉडेस्टी का। तो चौसर रिस्पेक्ट करते हैं उनकी और कहते हैं कि वन ऑफ द फ्यू अनआयरनिकली नोबल फिगर्स, यानी इसके ऊपर कोई भी आलोचना नहीं की जा सकती है, एक शानदार फिगर है, वो कैरेक्टर है जिसके ऊपर कोई आलोचना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट कैरेक्टर है द प्रायरेस मैडम इग्लेंटाइन। तो एक नन है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कोर्टली मैनर्स से, उनका चरित्र बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, पवित्र दिखाया गया है। नेक्स्ट है द मंक। जो मंक है जिसको मठाधीश भी कहते हैं, इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग अ लाइफ ऑफ रिलीजियस ऑस्टेरिटी ही एंजॉयज हंटिंग एंड वर्ल्डली प्लेजर, यानी वो दिखावा का साधु संत है, बल्कि वो इंटरेस्ट लेता है किस चीज़ में, हंटिंग में, शिकार करने में, और सामाजिक और भौतिक दुनिया में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगला जो कैरेक्टर है द फ्रायर, जिसका नाम हर्बर्ट है, एक करप्ट रिलीजियस फिगर है, या भ्रष्टाचार उस समय जो चर्च में थी उसको भी दिखाया है चौसर ने, जो क्षमा विमोचन पत्र बेचता है, यानी माफ़ी पत्र, माफ़ीनामा बेचकर पैसे कमाता है, प्रॉफिट्स फ्रॉम सेलिंग एब्सोल्यूशंस, ठीक है। तो वो कितना करप्ट है देख सकते हैं। यही सारे लोग थे जिसने पूरे समाज को करप्ट करके रखा था। द मर्चेंट, लॉयर एंड डॉक्टर, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं उस समय के राइजिंग मिडिल क्लास का, और एक कनिंग वेज ऑफ सिक्योरिंग वेल्थ, कैसे बहुत ही चालाकी से पैसा कमाया जा सकता है, इन सारे कैरेक्टर्स की मदद से चौसर दिखाते हैं। द वाइफ ऑफ बाथ एक स्ट्रॉन्ग विल्ड और एक्सपीरियंस्ड वुमेन है जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज कर रही है, यानी उस समय भी स्त्रियों को जो अधिकार नहीं थे उसके खिलाफ वो लड़ रही हैं ताकि उनको अधिकार मिल सके। द वाइफ ऑफ बाथ। द पार्सन एंड द प्लोमैन, ये दो जेन्युइनली वर्चुअस कैरेक्टर हैं जिन्होंने क्रिश्चियन वैल्यूज़ को, ट्रू क्रिश्चियन वैल्यू को दिखाया है इनकी मदद से चौसर ने। द पार्टनर एंड द समनर, ये सैटिरिकल फिगर हैं, इनकी आलोचना की गई है, सिंबलाइज किया गया कि चर्च कैसे करप्ट था और कैसे वहाँ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, और वहाँ पर्सनल गेन के लिए, अपनी कमाई के लिए कैसे धर्म के नाम पर सारा आडंबर होता था और उन्हें कैसे कमाना था, ये सब हिपोक्रेसी के तहत वो दिखाते थे। सो चौसर यहाँ पर आयरनी का यूज़ करते हैं एक्सटेंसिवली, और पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करते हैं कि क्लर्जी जो कि हमेशा अपने धार्मिक आइडियल से दूर हटके रहता है और कैसे वह अपने आप को धर्माधिकारी मानता है, अपने आप को धार्मिक मानता है। तो इन सारी चीज़ों को चौसर ने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से इसमें बताया है। अब हम देखते हैं कि प्रोलोग में थीम्स कौन कौन से हैं। तो पहला थीम है सोशल क्लास एंड करप्शन, कि कैसे सामाजिक जो स्थिति थी वहाँ की वो क्या थी, भ्रष्टाचार कैसे था। जो प्रोलोग है वो एक्सपोज करता है वहाँ की हिपोक्रेसी को, मॉरल डिके को, कैसे नैतिक रूप से सब गिरते जा रहे थे, नैतिक पतन हो रहा था। डिफरेंट सोशल रैंक्स को दिखाया गया है एमंग द क्लर्जी, जो जनरली जो पादरी होते थे, जो चर्च के पर्सनल होते थे, उनके बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो करप्ट थे। दूसरा है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो दिखता था और जो वास्तविकता थी बिल्कुल अलग थी। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपनी सच्चाई को छुपा के रखते हैं, उनका नेचर पीछे दिखाई पड़ता है, यानी नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। अगला है रिलीजियस हिपोक्रेसी, धार्मिक आडंबर कैसे था। जो करप्ट चर्च था उसको इन्होंने दिखाया और कंट्रास्ट एक तरह से दिखाया है कि कैसे जेन्युइन और पायस लोग जो थे वो कैसे शिकार थे चर्च के,
और उन्होंने क्रिटिक किया है, इसकी आलोचना की है और इंस्टीट्यूशंस के मॉरल फेलिंग्स को, उनकी जो कमियां थी उसको चौसर ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। यहाँ फेमिनिन एजेंसी दिखाया है कि कैसे फेमिनिन एजेंसी, कैसे स्त्रियों की स्थिति क्या थी और कैसे वाइफ ऑफ बाथ जो है वो स्टैंड आउट करती है अर्ली फेमिनिस्ट फिगर के रूप में, ताकि स्त्रियों को समान अधिकार मिल सके। सो ओपनली ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, मैरिज को भी दिखाया गया है, सेक्सुअलिटी को भी दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको थीम में देखने को मिलेंगी इस प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स में। सो फाइनली जो हम कंक्लूजन में पाते हैं वो है कि चौसर का जो प्रोलोग है वो एक मास्टरफुल ब्लेंड है, एक मिक्सचर है सोशल रियलिज्म का, लिटरेरी आर्टिस्ट्री का। चौसर की जो शार्प विट है, बुद्धि है और क्षमता जो थी, और डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन की मदद से और सटायर की मदद से उन्होंने एक टाइमलेस क्रिटिक क्रिएट किया है और मनुष्य के नेचर को दिखाया है, उस समय के समाज को दिखाया है। वाइल जब मिडिएवल इंग्लैंड में ये सारी स्थिति चल रही थी, उसका एक सचित्र वर्णन कह सकते हैं, पिक्टोरियल, सचित्र नहीं कह के पिक्टोरियल यानी कि शब्द चित्र से उन्होंने सब कुछ दिखाया है। यहाँ जितने भी थीम्स हैं वो बहुत ही रेलेवेंट हैं और कैंटरबरी टेल्स को एक इंड्योरिंग और मास्टरपीस बनाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इसीलिए आज भी आप 21st सेंचुरी में इसको पढ़ रहे हैं। तो बीइंग अ वंडरफुल राइटर एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, उन्होंने ऐसा मास्टरपीस तैयार किया जो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स क्या है और इसे हमें कैसे समझना है। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।